हेलो। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डिफिनीशन एकदम क्लियर रखना कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई चार्ज Q है, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, तो इस चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? बोलो। कूलम्ब्स लॉ, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो इस चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ Q1 के जगह Q, Q2 के जगह 1 बाई r²। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया कि कोई चार्ज Q है तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। याद रखना कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में समझे। लाइंस ऑफ फोर्स समझने के लिए, जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके बगल में मान लो कि कोई बहुत ही लाइट बॉडी है, बहुत ही हल्का बॉडी है, वो इजीली मूव कर जाएगा। यदि फोर्स लगाया जाए तो वह फोर्स के डायरेक्शन में आसानी से मूव कर जाएगा। तो इसके बगल में इस पॉइंट पर एक लाइट बॉडी है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस लाइट बॉडी पर कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज और इस लाइट बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। लाइट बॉडी पर जो चार्ज देते हैं उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है। तो ये बतलाओ, यहाँ पर यह हेवी बॉडी है और यहाँ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लाइट बॉडी है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण यह लाइट बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो यह लाइट बॉडी यानी कि टेस्ट चार्ज है ना, जिस डायरेक्शन में मूव करता है वह लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी तरह यदि टेस्ट चार्ज यानी कि लाइट बॉडी को यहाँ रखें तो ऐसे मूव करेगा, तो यह भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बतलाएगा। यदि यहाँ रखेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ऐसे मूव करेगा, तो यह लाइंस ऑफ फोर्स को बतलाएगा। तो यह है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर ऐसा होगा। लेकिन मान लो कि कोई बॉडी है, इस पर निगेटिव चार्ज है। अब इसके बगल में टेस्ट चार्ज यदि रखेंगे, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यदि रखेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वह टेस्ट चार्ज ऐसे मूव करेगा। यहाँ रखेंगे तो ऐसे, यहाँ रखेंगे ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब है टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है वही लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस केस में लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर ऐसा होगा। तो यह है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यह है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ निगेटिव चार्ज, उसका नेचर। अब मान लो कि अपोजिट नेचर का चार्जेज है, एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब इसके बगल में यदि टेस्ट चार्ज रखें, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखें, तो इसके कारण क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इस निगेटिव चार्ज के कारण इस स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यह टेस्ट चार्ज ऐसे मूव करेगा, यहाँ रखेंगे तो टेस्ट चार्ज ऐसे मूव करेगा। ठीक है। यहाँ रखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, लेकिन
इसके कारण कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो वह टेस्ट चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा, उसी तरह इस पाथ को फॉलो करेगा। तो यह है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ ऑपोजिट चार्जेज। नेक्स्ट है कि मान लो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों निगेटिव चार्ज है, तो करीब करीब नेचर एक ही जैसा होगा, यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव। अब मान लो कि यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण आगे बढ़ेगा, लेकिन जब आगे बढ़ेगा तो इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लगेगा, इसलिए यह अपने पाथ से डिविएट कर जाएगा। उसी तरह टेस्ट चार्ज ऐसे मूव करेगा इसके फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण, लेकिन फिर इसके फोर्स के कारण अपने पाथ से डिविएट कर जाएगा। तो यह है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ सिमिलर चार्जेज। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये सब आप लोग पढ़े हो है ना, जस्ट थोड़ा सा इसको हम रिमाइंड कर दे रहे हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स का मेन प्रॉपर्टीज क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करके निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। जैसे लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकला और लग रहा है कि निगेटिव चार्ज में यह टर्मिनेट होगा, खत्म होगा। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लाइंस ऑफ फोर्स के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन को बतला देगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट खींच दो तो वह टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन बतलाता है। जैसे मान लो कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन पर कूलम है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट यदि ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बतलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ देखो एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों? इंटरसेक्ट यदि करेगा इसका क्या मतलब है, ये लाइंस ऑफ फोर्स और ये लाइंस ऑफ फोर्स मान लो कि इंटरसेक्ट करेगा तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे इस पॉइंट पर कंसीडर करो, ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक डायरेक्शन यह हो गया, और इस लाइंस ऑफ फोर्स के इसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचो तो यह टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन बतला देगा। ठीक है, तो यदि दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए कभी भी दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा कंडक्टर जिस पर चार्ज है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। जैसे ये लाइंस ऑफ फोर्स किधर है, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है, हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में रहता है। जैसे यहाँ सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, यहाँ पर सरफेस के नॉर्मल, यहाँ पर सरफेस के नॉर्मल, यहाँ पर सरफेस के नॉर्मल, वह
निकलेगा, ओरिजिनेट भी करेगा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में और इन भी करेगा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर पास थ्रू एनी कंडक्टर। लाइंस ऑफ फोर्स जो है वह किसी कंडक्टर से क्रॉस नहीं करता है। इंसुलेटर से क्रॉस करता है, ठीक है, इजिली क्रॉस करता है, लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स कभी किसी कंडक्टर से क्रॉस नहीं करता है। पहले समझाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये सब जो होता है इसी प्रॉपर्टीज के आधार पर होता है। लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा किसी कंडक्टर से क्रॉस नहीं करता है। तो ये सब लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी हो गया, ये सब ध्यान रखना। अब जैसे मान लो कि कोई सॉलिड मेटालिक स्फीयर है ना, सॉलिड कंडक्टर है, ये लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कौन सा लाइंस ऑफ फोर्स जो है वह गलत है और कौन सा सही है ना, ये हमको पहचानना है। तो ये जो है वह सही है कि गलत है। देखो, लाइंस ऑफ फोर्स ए जो है वह कंडक्टर से क्रॉस नहीं कर रहा है। यह कंडक्टर है, मेटालिक यानी कि कंडक्टर, ये कंडक्टर से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये तो सही है। लेकिन यह लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में न तो इन कर रहा है न आउट हो रहा है। सरफेस का नॉर्मल ऐसे होगा, तो ऐसे आता और ऐसे निकलता, तब सही होता। तो इसका मतलब है कि फिगर इज रॉन्ग। ठीक है। अब बी देखो, ये बी जो है वह सरफेस के ये लाइंस ऑफ फोर्स बी जो है वह सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इन कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में इन कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में आउट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि यह कंडक्टर से क्रॉस कर रहा है। तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर पास थ्रू एनी कंडक्टर, यानी कि यहाँ चूंकि कंडक्टर से क्रॉस कर रहा है इसलिए यह बी भी गलत है। सी जो है वह सरफेस के नॉर्मल डायरेक्ट कंडक्टर से क्रॉस कर रहा है, एक तो गलती ये है, और सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, तो ये सी भी गलत है। ये डी पर ध्यान से देखो, ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में इन कर रहा है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में या आउट भी हो रहा है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में या आउट ही हो रहा है, और यह कंडक्टर से क्रॉस भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि डी जो है वह सही लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये फिगर डी जो है वह करेक्ट लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना। लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज पहले पढ़े हुए हो, इसका रिवीजन हो गया। हाँ, तो यहाँ फिर ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हम लोग और डिफिनीशन देखे थे कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। और जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज Q है, r डिस्टेंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यदि रखा जाए तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह Q, Q2 के जगह 1 बाई r स्क्वायर। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इंटेंसिटी कहते हैं। तो इंटेंसिटी E का यह फार्मूला हो गया। यदि कोई पॉइंट चार्ज Q है तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, बतलाए थे हम पहले। जैसे मान लो कि किसी पॉइंट पर
क्यू नॉट चार्ज रखा गया है, उस पर लगने वाला क्यू नॉट चार्ज पर लगने वाला फोर्स F है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F बाई क्यू नॉट। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E कहा जाता है, तो E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। आगे देखेंगे कि इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं या न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। आगे हम लोग देखेंगे E इक्वल टू dV बाई dr, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट वोल्ट, dr डिस्टेंस मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो कि यहाँ इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज में जाता है, हम लोग जानते हैं। तो ये सारे लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जहाँ लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। कहीं भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उस पर कुछ न कुछ फोर्स लगता है, यानी कि ये बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। सारे लाइंस ऑफ फोर्स मान लो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंट हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इक्वल फोर्स लगता है और डायरेक्शन एक होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा याद रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, जब सारे लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इक्वी डिस्टेंट होते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन जैसे यहाँ किधर से किधर होगा, हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट लाइंस ऑफ फोर्स की किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बतलाता है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब मान लो कि इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज कहीं रखा जाए, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E है। इसका मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता तब उस पर E फोर्स लगता, तो प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, EQ, और किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू के जगह माइनस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, माइनस क्यू। तब क्या होगा, यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता तो ई फोर्स ऐसे लगता, क्यू पॉजिटिव चार्ज पर ई क्यू फोर्स ऐसे लगता, लेकिन यह निगेटिव चार्ज है तो प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्शन, निगेटिव चार्ज के कारण रिपल्सन, तो इस पर ई क्यू फोर्स लगेगा, लेकिन ई क्यू फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पर प्लस क्यू चार्ज यदि रखा जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ई क्यू फोर्स लगता है, और यदि कहीं माइनस क्यू चार्ज रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर ई क्यू फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ई क्यू फोर्स लगता है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ई क्यू फोर्स, माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ई क्यू फोर्स लगता है। जैसे ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड फ्रीली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच ऑफ द पार्टिकल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। मान लो क्वेश्चन कर रहा है
कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो किस पार्टिकल में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू ई क्यू, इतना फोर्स है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस चार्ज पार्टिकल पर F या ई क्यू फोर्स लग रहा है। फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो मान लो कि इस फोर्स F के कारण चार्ज पार्टिकल में ए एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर m इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो F के जगह ma लिखें तो ma इक्वल टू ई क्यू, तो a इक्वल टू ई क्यू बाई m। ठीक है, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्ज पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q या प्रोटॉन का चार्ज Q इक्वल होता है, तो चार्ज तो इक्वल है और दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी कि E भी सेम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर इक्वल फोर्स लगेगा। ई क्यू अंतर यह है कि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू सेम होता है और दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो फोर्स सेम है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेज +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट चार्ज है, एक +3 माइक्रोकूलम एक -3 माइक्रोकूलम, दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से अलग है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है एट द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। या इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया, क्यों? दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, नेचर अपोजिट है, तो यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, सेंटर पर। तो पहले इस +3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू निकालें। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है? 1/4πε0 Q बाई R²। तो Q है 3 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। R कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10/100 1/10 यानी कि 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर। ठीक उसी तरह इसका डायरेक्शन किधर होगा? +3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण सेंटर O पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यह पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा होगा, तो U1 का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे फोर्स होगा, ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक उसी तरह -3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2 मान लो, तो E2 कितना होगा? 1/4πε0 Q बाई R², यानी कि 3 × 10⁻⁻6 बाई 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा? -3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E2, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो -3 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर E2 फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो E2 का वैल्यू हो गया और E2 का डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण
सेंटर ओ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि दोनों चार्ज के कारण सेंटर ओ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे E1 प्लस E2, तो दोनों E1 प्लस E2 दोनों इक्वल है, तो E1 प्लस E1 यानी कि 2E1 लिख सकते हैं, तो 2I इंटू इतना यानी कि 5.4 I इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण सेंटर ओ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E का वैल्यू निकल गया। अब उस यहाँ का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम हो गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा तब उस पर ई फोर्स लगेगा। तो यदि यहाँ पर -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा जाए, -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, EQ, ठीक है। E, तो E का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, और Q 2 इंटू 10⁻6 यानी कि 10⁸ न्यूटन। और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E का डायरेक्शन यह है, तो -2 माइक्रोकूलम पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि इधर कुछ फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड E के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। 3 identical charges plus Q are situated at the corners of an equilateral triangle. Find electric intensity at the centroid of the triangle. ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके मान लो कि 3 कॉर्नर्स पर जैसे यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इस तीनों चार्ज के कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो पहले इस पर, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यदि निकालें तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 यदि माने तो E1 का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q I इंटू 1 बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा। इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो प्लस इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। इसको यदि E2 माने तो E2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q I इंटू 1 बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। और इस चार्ज के कारण भी इस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q I इंटू 1 बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी कि इंटेंसिटी E3 का डायरेक्शन यह होगा। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, ठीक है, E1, E2 और E3। पहले इस दो का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लें। ये दो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E1 और इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E2, इस दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यह एंगल 60 डिग्री, उसी तरह यह भी एंगल 60 डिग्री, ठीक है। यह एंगल कितना, 30 डिग्री, यह एंगल 90 डिग्री, यह एंगल 60 डिग्री, ठीक उसी तरह यह भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो 60 + 60 ये पूरा एंगल 120, तो ये हो गया 120 डिग्री।
अब ये दो वेक्टर E1 और E2 है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यदि E मान लें तो E का वैल्यू होता है फार्मूला √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री। फार्मूला वेक्टर का यह फार्मूला, यदि एक वेक्टर P है बतलाए थे, दूसरा वेक्टर Q है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यदि R है तो R का वैल्यू √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, वही फार्मूला। यदि इस दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E है तो E कितना होगा? E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वह इक्वल है, तो E इक्वल टू √, इसको मान लो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E1, 2E1 स्क्वायर माइनस 1/2, यानी कि E इक्वल टू √2E1 स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल आउट, E1 स्क्वायर यानी कि √E1 स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू E1। तो इस पॉइंट पर इस दोनों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E है और E का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, E इक्वल टू E1 इक्वल टू E2। अब देखो E ऐसे है या E1 ऐसे है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E3 कितना होगा? 1/4πε0 Q बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर। उसका डायरेक्शन ऐसे है, तो E3 का वैल्यू E1 का वैल्यू E2 का वैल्यू तो इक्वल है और E का वैल्यू जो है वह E1 के वैल्यू के इक्वल है। तो इस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E और इस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स यानी कि इंटेंसिटी E3 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों वेक्टर, ये दोनों फोर्स, ये दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सेंट्रोइड पर है ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। अब नया टॉपिक में है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो ये भी डिटेल में पढ़े हो। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं कि मान लो कि यहाँ माइनस Q चार्ज है, यहाँ प्लस Q चार्ज है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ भी Q चार्ज, यहाँ भी Q चार्ज, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो नेचर अपोजिट हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है और डिस्टेंस यदि कम है तो हम लोग कहेंगे कि ये दो चार्ज मिल करके प्लस Q और माइनस Q दो चार्ज मिल करके एक डायपोल बनाता है। तो डायपोल का डिफिनीशन यही है कि व्हेन टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर सेपरेटेड बाय a very small distance then they form an electric dipole। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे यह इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ माइनस Q यहाँ प्लस Q, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस को जनरली 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज
तो दोनों चार्ज तो क्यू ही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज आई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। इसी को डायपोल मोमेंट कहा जाता है। ठीक है, और डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इसको ध्यान में रखना कि डायपोल मोमेंट P का वैल्यू हो गया Q इंटू 12 और इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। अब यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 12, तो यूनिट ऑफ P क्या होगा, चार्ज का कूलम, 12 का मीटर, कूलम मीटर। डायमेंशन ऑफ P चार्ज का AT बतलाए थे और 12 डिस्टेंस तो L, तो ALT। अब जैसे क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ +4 माइक्रोकूलम। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम, each placed at a distance of 5 millimeter. Find dipole moment. तो इलेक्ट्रिक डायपोल है या दो चार्ज से बना हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज +4 माइक्रोकूलम, एक पॉजिटिव चार्ज +4 माइक्रोकूलम और दूसरा -4 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो डायपोल मोमेंट P कितना होता है, Q इंटू 12, दोनों चार्ज में किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज, यानी कि कितना 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज 5 मिलीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, यानी कि 20 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब मीटर। डायपोल मोमेंट का यूनिट कूलम्ब मीटर। अब जैसे ए सिस्टम हैज टू चार्जेज QA 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम एंड QB -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, लोकेटेड एट ए पॉइंट A, पहला चार्ज A पॉइंट पर है और A और कोऑर्डिनेट उसका दिया हुआ है 0 0 -15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड B दूसरा चार्ज जो है ये -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है, उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 +15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। बी में डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो पहला चार्ज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है, इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट +15 सेंटीमीटर। तो जैसे ये x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 0 यानी कि ओरिजिन पर ही है, और z कोऑर्डिनेट जो है यानी कि ये डिस्टेंस है, z कोऑर्डिनेट है -15 सेंटीमीटर। -15 का मतलब यह ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर नीचे है, ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर नीचे है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट B है, यह A है, ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर नीचे है, और दूसरा पॉइंट B जहाँ पर ये चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट है 0 0 +15 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, लेकिन z कोऑर्डिनेट कितना +15 सेंटीमीटर। तो पहला चार्ज जो है वह ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर नीचे है, दूसरा चार्ज जो है ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया 15 + 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर।
30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों चार्ज मिल करके एक डायपोल बना रहा है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि नेचर अपोजिट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? सिस्टम का टोटल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज। तो चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, यानी कि टोटल चार्ज यदि निकालना है तो चार्ज हमेशा ऐड होगा विथ साइन। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 यानी कि 0। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उसका टोटल चार्ज जो होगा वह 0 होगा। अब कह रहा है डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 12। तो Q दिया हुआ है, दोनों चार्ज में कोई एक चार्ज, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और 12 यानी कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। हेंस डायपोल मोमेंट क्या होगा? Q इंटू 12, Q इंटू 12 यानी कि इतना कूलम मीटर। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके।